तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बेसिकली इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, ये है हमारे पास हेडिंग इक्विवेलेंट वेट। अब बेटा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ऐसा वेट जो कि 1 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन, 8 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट्स बाय मास क्लोरीन, 108 पार्ट्स बाय मास सिल्वर या 81 पार्ट्स बाय मास ब्रोमीन के साथ रिएक्शन दिखाता है, वही किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। अभी ये पूरी कहानी क्या है ये पूरी तरीके से समझ नहीं आएगी बेटा। इक्विवेलेंट वेट ऐसा टॉपिक है जिसमें कम से कम हमारे को 3 से 4 लेक्चर लगने वाले हैं ये पूरा टॉपिक समझने में, ठीक है। तो अभी तो ये शुरुआत है, पर ये 3-4 लेक्चर के बाद समझ आने लग जाएगा अच्छा इक्विवेलेंट वेट क्या चीज थी, ठीक है। तो अभी के लिए क्या दिमाग में रखना है, मेरे साथ साथ बोलो, ऐसा वेट जो कि 1 पार्ट बाय मास, बोलो, हाइड्रोजन, 8 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन, 35 parts by mass chlorine, 108 parts by mass silver and 81 parts by mass bromine के साथ रिएक्शन दिखाए, ठीक है। तो यहां पर हम डेफिनेशन लिख देते हैं, the weight which reacts with 8 parts by mass hydrogen, 8 part by mass ऑक्सीजन, ठीक है, 35.5 parts by mass chlorine and 108 parts by mass silver Ag and last is 81 parts by mass bromine। बेटा ये एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी के अंदर ये दे नहीं रखा है, ठीक है ना। पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऐसा कंसेप्ट होता है जो कि 3 चैप्टर्स के अंदर आता है, थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट में, थोड़ा बहुत रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर और थोड़ा बहुत एक 12th क्लास में चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये इक्विवेलेंट वेट एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस थोड़ा 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 करके हम सीखते हैं और ये 3 चैप्टर को मिक्स करते हैं तो पूरा सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने शुरुआत तो कर दी है इसको सीखने की, हम बहुत हद तक इस टॉपिक में सीख चुके होंगे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ बोलो क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, दिमाग में बिठा लो, जल्दी से बोलो। The weight which react with 8 part of mass hydrogen, 8 ठीक part है, by oxygen. अच्छा ये साथ में हाइड्रोजन अगर बेटा मैं बोल रहा हूं तो H मान के चलना है, ठीक है ना। H ऑक्सीजन को O, इसके अंदर हम इसी को एटॉमिक फॉर्म में ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो 1 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन, 8 पार्ट बाय मास, बोलो साथ साथ बोलो जल्दी से भाई, अरे बोलो। हाँ आगे, ऑक्सीजन, 35.5 part by 30.5 बाय क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, 108 पार्ट बाय सिल्वर, ठीक है, 81 पार्ट बाय मास ब्रोमीन, ठीक है। जो इसके साथ सर आपने रिएक्शन, उधर सब 1H लिख दिया उधर। सर हाइड्रोजन का 1 है कि 8? हाइड्रोजन का 1 है, 8 है। which reacts with, अच्छा 8 सॉरी 1, हाँ 1 पार्ट्स है ना, हाइड्रोजन का तो एक ही है ना। तो ये हमारे पास कहानी है, समझ आई बात की नहीं है यहाँ तक? ठीक है, अब केस समझाता हूँ कि क्या केस चल रहा है। अच्छा इसके साथ एक और बात होती है बेटा, और वो बात ये होती है कि इक्विवेलेंट वेट का एक फॉर्मूला भी होता है। पहले मैं आपको नॉर्मल चीज समझा दूंगा क्योंकि फॉर्मूला समझने के लिए हमारे को बेसिक नॉलेज वैलेंसी फैक्टर की होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैलेंसी फैक्टर की नॉलेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम केमिस्ट्री के अंदर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके हम लोग इंजेक्शन की तरह वैलेंसी की नॉलेज सीखेंगे, तो हम वहां पर जाते जाते पूरा सीख जाएंगे, ठीक है। इसलिए पहले के मतलब एज अ बिगनर मैं बहुत सिंपल से हिसाब से आपको चीजें समझा दूंगा। फॉर्मूला लिखवा जरूर रहा हूं पर फॉर्मूले को मैं ज्यादा जगह यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है बेटा, अगर एटम है तो मैं एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर बोलता हूं, एटम के लिए मैं एटॉमिक वेट फैक्टर बोलता हूं। और
अगर मॉलिक्यूल है तो मैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर बोलूंगा मैं। ठीक है बेटा, चलो अब समझते हैं कहानी। अगर बेटा मैं बात करता हूं कैल्शियम हाइड्राइड की, कैल्शियम हाइड्राइड होता है CaH2। इस CaH2 की अगर बेटा मैं बात करूं तो इस CaH2 के अंदर में हेल्प करेगी, बल्कि सर, आपकी डिस्टर्बेंस आ रहा है। को भी खत्म कैसा करेगी। डिस्टर्बेंस आ रहा है? वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा। अच्छा अब ठीक है, यस सर। ठीक है। हाँ जी, तो कैल्शियम हाइड्राइड की बात करें बेटा, तो हाइड्राइड के अंदर समझना क्या होता है। मुझे बताओ कैल्शियम हाइड्राइड में कैल्शियम के अंदर कितना वजन है, अगर मैं 1 मोल की बात करूं, ये बता दो। 35 अरे भाई 40, किसने बोला 40 ग्राम। 40 40 ग्राम। ऐसा मत करो, कैल्शियम है हमारे पास 40 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है भाई? 2 ग्राम। देखो बहुत सिंपल है, तुम्हारे लिए बहुत सिंपल बना दिए चीजों को। डेफिनेशन क्या बोलती है, हाइड्रोजन है तो क्या लूं मैं? 1 ग्राम। 1 1 ग्राम। ग्राम। तो अगर 2 के लिए 40 है तो 1 के लिए बोलो कितना होगा? 20 20 20 होगा ना, ये लो आ गया, इसका इक्विवेलेंट वेट 20 है। समझ आई बात की नहीं आई? यस सर। यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड लेता हूं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेटा CaO। अब यहां पर बताओ कितना वेट कैल्शियम का है? 40 40 ऑक्सीजन बोलो भाई। 8 16 16 वेट अ सेकंड। एक सेकंड रुकना बेटा, सब शूज। एक सेकंड बेटा रुकना। कंटिन्यू टू ट्राई आउट कीज पे क्लिक करो सर। कंटिन्यू टू ट्राई आउट। ओके, हाँ जी, ऑक्सीजन का बोलो। 16 डेफिनेशन क्या बोलती है भाई? ऑक्सीजन है तो कितना होना चाहिए? 8 8 होना चाहिए। तो 8 के हिसाब से कितना होगा बोलो? 20 20 आ गया 20। आई बात समझ के नहीं आई? यस सबको? सर। चलो और लेते हैं। अब मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया बेटा SO, ठीक है, फिर मैंने ले लिया SO2, फिर मैंने ले लिया SO3। अब इन तीनों में मेरे को सल्फर का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। जल्दी से तुम मेरे को निकाल के दिखाओ कि क्या आता है इक्विवेलेंट वेट सल्फर का तीनों केस के अंदर। जल्दी जल्दी देखते हैं किस कौन सबसे पहले आंसर देगा। जो सबसे पहले आंसर देगा उसको हॉल ऑफ फेम में लगा देंगे हम। सर एसओ का तो होएगा 16। एसओ का मत बोल तू, एस का बोल। एस का से सल्फर का 16 सल्फर सर का एस का 16 16 किसने बोला? एस ये का 16 किसने बोला? अभिषेक अभिषेक ने बोला। ठीक है, अभिषेक का सबसे पहला आया आंसर। ठीक है, सबका 16 आ रहा है क्या? यस सर। सबका 16 आ रहा है। चलो देखते हैं भाई अभिषेक सही है कि नहीं। देखो सल्फर का है यहाँ पर 32 और ऑक्सीजन का है 16। तो हमारा ऑक्सीजन के लिए 8 देखते हैं, तो ये हो गया 16। बिल्कुल सही है अभिषेक भैया। चलिए जी, SO2 का बताइए। सर 8 8? सबका 8 आ रहा है? ये 8 आ रहा है। यस सर, 8 आ रहा है। अच्छा अभी ने तो, अच्छा ठीक है 8 आया, देखते हैं। तो हमारे पास हो गया 32, ये कितना हो गया 32, 8 के लिए 8, लो जी बिल्कुल सही बताया। SO3 के अंदर बताओ भाई, SO3 में सल्फर कितना होगा बताओ जल्दी से। सर 4 सर 4? 4 किसका आया 4? सर अभिषेक अभिषेक का आया 4। बाकी और किसी का कुछ आ रहा है तो बता दो अभी के अभी। हाँ जी, क्या आया SO3 में सल्फर का? सर 4 ही आ रहा है। चलो, और किसी का कुछ आ रहा है तो अभी बोल दो, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर तुम बोलोगे सर हमारा यही आ रहा था। सर 5 सर 5.3 सर इसका 5.3 5.3 बिल्कुल सही। हाँ वही सही है। अब देखो क्या हुआ, ये अपने पास हो गया 32, ये कितना हो गया 48, ठीक है 16 into 3 आया ना।
तो मेरे पास अगर ये 8 है तो ये हो जाएगा 32, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे डिवाइड मारूंगा, 32 इंटू 8/48, ये खट के हो गया कितना 6, ये हो गया अपना 16, ये हो गया 3, तो 16/3 आता है हमारे पास, जो कि लगभग 5.3 है, जो सही बताया तुमने। समझ आई बात की नहीं आई? यस सर आगे। एवरीवन गॉट द कॉन्सेप्ट? सबको समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। एक चीज देखो यहाँ पर तुमने नोटिस करी होगी, और वो चीज क्या है बेसिकली कि यहाँ पर वेट आ रहा है 16, यहाँ पर वेट आ रहा है इक्विवेलेंट वेट 8, और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ये है हमारा इक्विवेलेंट वेट, ये भी है हमारा इक्विवेलेंट वेट, एंड ये भी है हमारा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट अलग अलग के हिसाब से अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग आ सकता है या नहीं आ सकता? बोलो। आ सकता है सर। Yes, sir. ऑब्वियस सी बात है, आ सकता है। ठीक है, जबकि कैल्शियम के केस में वो सेम आ रहा था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा तुम्हारे को एक छोटा सा इंजेक्शन लगाता हूं, और इंजेक्शन किस चीज का है भैया कि यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर मजे ले गई। असल में अगर देखूं तो मैं छोटा सा ही तुम्हारे को एक बेसिक सी नॉलेज दे रहा हूं, अभी तक 10th में पढ़ते हुए आ रहे हो, तो मुझे बताओ ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी होती है? बोलो। 8 Sir, 8. अरे वैलेंसी बोलिए भाई। सर वैलेंसी -2। Sir, 2. 2, हाँ 2 बोलो, क्योंकि वैलेंसी के लिए हम बताते नहीं है कि माइनस है या प्लस, हम सिर्फ 2 ही बोलेंगे। ठीक है, तो वैलेंसी इसकी 2 हो गई, और -2 बोलना मतलब -2 का मतलब ये होता है बेसिकली कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो ऑक्टेट बन जाता है। यही अभी तक देसी तरीका पढ़ते हुए आ रहे हो, यस सर। Yes, यही होता sir. है। अब समझना, अगर ये बेटा -2 है, इसको अपन थोड़ा सा दूसरे कलर के पेन से लिखते हैं, अगर ये बेटा -2 है तो मेरे को बताओ कैल्शियम ऑक्साइड ओवरऑल न्यूट्रल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। अरे भाई कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, CaO, CO ओवरऑल न्यूट्रल है, सर positive न्यूट्रल है, सर negative? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है, पॉजिटिव। बेटा -2 है तो कैल्शियम को कितना होना पड़ेगा? सर 2। प्लस का 2, Sir, 2. यस सर। ये सर प्लस का 2। तो यहाँ पर प्लस का 2 हो गया, हाँ या ना? अब लगाओ, देखो फॉर्मूला, कैल्शियम एटम है ना, 40/2 आ गया आंसर 20। बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब यही चीज यहाँ पर आओ, यहाँ पर -2 है तो सल्फर पे कितना होना चाहिए था? +2। +2। +2 होना चाहिए था। तो ये देखो 32/2 16 आ गया। यस Yes, सर। sir. ठीक है, यहाँ पर बोलो, ये -2 है, सर -2 ही सल्फर रहेगा। +4। सर +4, -2 है तो 2 के हिसाब से -4 हो गया, तो सल्फर पे Yes. +4 हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? 32/4 कितना? 8। 32/4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 8। इधर आ जाओ, बताओ भाई इस पे चार्ज, सर इसमें माइनस सल्फर का, Sir, -6. सल्फर का 6। सल्फर का +6, ये Yes, -2 है, 3 के लिए -6 हुआ, इस पर प्लस का 6 हुआ, इस पर Yes, क्या हो गया? प्लस का 6 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो Yes, जाएगा? sir. देखो 32/6 ये हो जाएगा, हाँ 16/3 आ गया या नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। हाँ समझ आ गया। तो मैंने क्या करा है, मैंने बेसिकली ऐसे एग्जांपल्स लिए ताकि मैं ये फॉर्मूले को मैं समझा पाऊं। ठीक है ना? अब बात क्या होती है बेटा, जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अभी भी अपनी बात पर अटल हूं कि ये फॉर्मूला अभी हर जगह यूज मत करो। अभी ये बहुत सिंपल सी चीजें थी, तुम्हारे को वैलेंसी आसानी से समझ आ गई, वैलेंसी तुम्हारे को आसानी से समझ आ गई। अभी मेरा अगला टॉपिक ही है पूरा का पूरा कि वैलेंसी कैसे समझनी है। ठीक है ना? या तो आज अपन स्टार्ट कर देंगे उसको, नहीं तो मैं कल के लेक्चर से स्टार्ट कराऊंगा कि वैलेंसी को समझना कैसे है। ठीक है ना? क्या वैलेंसी फैक्टर होता है, एसिड के लिए क्या वैलेंसी फैक्टर होता है, बेसिस के लिए क्या वैलेंसी फैक्टर होता है, कैसे हम निकालेंगे, सॉल्ट्स के लिए कैसे निकालेंगे, आयंस के लिए कैसे निकालेंगे, वो पूरी कहानी मैं कल बताऊंगा वो पूरी कहानी को। ठीक है? तो आज के लिए मैं छोटी मोटी पिक्चर यहाँ पर समझा दी है, कल हम थोड़ा सा और एडवांस होंगे, पर तो भी वैलेंसी की कंप्लीट नॉलेज नहीं आएगी, वो रेडॉक्स सीखते सीखते हमारे को पूरी समझ आ जाएगी। चलो यहाँ तक क्लियर है बात की नहीं है? Yes, sir. सबको कोई किसी को डाउट नहीं है? चलो अब चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखवा रहा हूं बेटा। अच्छा एक चीज उससे पहले इधर आ जाओ।
अब मैं यहाँ पर देखो कर क्या रहा हूं, ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है बेटा, तो ये क्या है, ये मेरे पास वेट है, हाँ या ना, ये मेरे पास वेट है, तो ऊपर वाले दोनों वेट हैं या नहीं है, बोलो, ऊपर वाले दोनों Yes, वेट sir. हैं या नहीं? यस सर। ऊपर वाले बेटा अगर दोनों वेट हैं, और ये क्या है, एक क्या है, एक है बेसिकली इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, और उसके इक्विवेलेंट वेट से मैंने इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का निकाला, हाँ या ना? यस सर। तो मैं इसको एक फॉर्मूले का नाम दे दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मैंने उस फॉर्मूले का नाम दे दिया W1 by E1 इक्वल्स टू W2 by E2। यही तो कर रहे हैं हम, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो यही सेम चीज चल रही है, ठीक है। अगर मेरे को डायरेक्ट किसी ने बोला सर एसओ के अंदर निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सल्फर का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट नहीं पता इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन का वेट एसओ में होगा 16 अपॉन 8, और मैंने यहाँ से इक्विवेलेंट वेट बता दिया 8। समझ आई बात की नहीं आई? यस सर। Explain एक समझ- one again. है ना। तो अब हम थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, एंड नाउ वी विल बी टेकिंग सम ऑफ द एडवांस सिचुएशंस, ठीक है, और एडवांस Sir. फॉर्मूले, ठीक है ना, जल्दी से हो जाए। किसी को यहाँ तक डाउट तो पूछ लो, फिर आगे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। Sir, तो 16 सर होगा उधर ना? ई में A16 आएगा सर, 8 के साथ। क्या बोल रहे हो बेटा? सर तो लेफ्ट साइड में 16 तो आपने आएगा ना? लिखा था 16 आएगा। ये? हाँ सॉरी, हाँ 16 से ही मैं समझा सकता हूँ। हाँ जी, बताओ बेटा, क्या करूं मैं? चलो, कोई आइडिया है किसी को, या मैं खुद स्टार्ट कर दूं? बोलो, एनी आइडियाज? नहीं है कोई आइडिया? नो सर। चलो कोई बात नहीं। अब देखो बेटा, मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑक्साइड है। ऑक्साइड बताओ क्या होता है मेरे को? ऑक्साइड क्या होता है, जब एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिला तो कोई ऑक्साइड बना दिया उसने, हाँ या ना। तो एलिमेंट कोई ऑक्सीजन के साथ मिला और उसने ऑक्साइड बना दिया। अब मेरे को बताओ बेटा, ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। O2. क्या मैं ऑक्साइड का फॉर्मूला EXO2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? सॉरी, E2OX लिख सकता हूं या नहीं? बोलो, समझ Yes, आया sir. क्या कारस्तानी कर दी मैंने? यस सर। यस सर। सर इसको नहीं नो समझ सर। आया? हाँ तो समझा रहा हूँ भाई, ऐसे तो डरा मत। जिसको नहीं समझ आया, अब देखो, अब यहाँ पर एलिमेंट है ऑक्सीजन है, मेरे को बताओ एलिमेंट की ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी? 2। 2। 2 सर। तो बेटा 2। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी आ गई इसके पैर पर, ऐसे ही सीखा था ना बचपन में। यस सर। और एलिमेंट कौन सा है मेरे को जब तक पता ही नहीं है एलिमेंट कौन सा है, क्या मैं वैलेंसी निकाल सकता हूँ क्या? No sir. नहीं नहीं, No तो मैंने sir. उसको एक्स मान लिया। अब समझ आई बात की नहीं आई? यस सर। यस सर। तो समझ आ गई बात। तो ये हो गया अपने पास क्या, मैंने इसको E2OX लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने इसको? E2OX लिख दिया। अब देखो बेटा, इस E2OX की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास, पहले हम देखते हैं, इस E2OX का मेरे को A2 ग्राम दे रखा है। क्या है? A2 ग्राम मेरे को दे रखा है। कितना? E2OX का मेरे को A2 ग्राम दे रखा है। अब इस A2 ग्राम में क्या है, एलिमेंट भी है और ऑक्सीजन भी है, हाँ या ना? यस सर। Yes sir. एलिमेंट और ऑक्सीजन दोनों है, तो इसमें एलिमेंट भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, ठीक है। अब लगा दो बेटा W1 by E1 इक्वल्स टू W2 by E2। देखो एलिमेंट का तो वजन मेरे को A1 ग्राम दे रखा है, और ये एलिमेंट है बेटा, इसको तुम इक्विवेलेंट वेट मत मान लेना, ये एलिमेंट है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का वजन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ मेरे को। 16. अरे भाई, कहाँ से पको पता है? अरे 16 हो गया। सर, ये x कैसे पता लगा? ये तो x है, 16 कैसे कर दिया तूने? तू तो 16 ऐसे बोल रहा है 16 कि x तेरे को पता है 1 है। 16 16x बोलूं या इससे बेटर? देखो 16x तो हम हाइपोथेटिकली केस में मान के चल रहे हैं जब वो 1 मोल होता है ना। अब मैंने तो टोटल A2 ग्राम दे रखा है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अगर जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं तो तुम बोलते हो कि सर ऑक्सीजन इसके अंदर 32 ग्राम है, पर 32 ग्राम कब है? जब ये 1 मोल है, हाँ या ना? समझ आई बात की नहीं आई? पर यही बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं 22 ग्राम लूंगा तो अभी 22 ग्राम में भी क्या ये 32 ग्राम है क्या? बोलो। No sir. नहीं है ना। तो No, मैं no, इसको sir.
हाँ, तो मैं इसको 16x भी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मेरे को नहीं पता ना ये 1 मोल बन रहा है, कितने मोल बन रहा है। समझ पा रहे हो बात को? नहीं। तो ये हमारे पास कहानी हो गई। अब ये अपने पास बेटा यहाँ पर कहानी हो चुकी है। तो यहाँ देखो, ये A2 ग्राम तो बेटा पूरा का पूरा क्या है मेरे पास? ऑक्साइड है। उसमें से A1 ग्राम क्या है मेरे पास? एलिमेंट है। तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 होगा या नहीं होगा? मेरे को तो इतना समझा दो। Yes, sir. सबको समझ आया बात की नहीं आई? थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है Yes, ये। sir. A2 माइनस A1 होगा। अब बेटा अगर A2 माइनस A1 हो गया तो लगाओ ना W1 बाई E1 बराबर W2 बाई E2। कौन मना करता है? ये लगाओ, देखे कितना दे रखा। अच्छा, इसको मैंने मेटल एलिमेंट बोल दिया और इसको मैंने ऑक्सीजन बोल दिया, है ना? बोलो अब जल्दी से, एलिमेंट का कितना वजन आया? बोलो बोलो। A1. A1 इक्वलेंट वेट इसका निकालना है तो मैंने E1 लिख दिया इक्वल्स। ऑक्सीजन का कितना वजन आया भाई? बोलो। A2 minus A1. A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 अपॉन इक्वलेंट वेट ऑक्सीजन का क्या होता है? बताओ। 8. सर 8 8. 8 होता है। तो मैं अब क्या इक्वलेंट वेट निकाल सकता हूँ मेटल का कि नहीं निकाल सकता? Yes, sir. क्या आएगा जल्दी से बताओ? ये आ जाएगा 8A1 अपॉन A2 माइनस A1। हाँ या ना? यस सर समझ आई बात की नहीं आई? अच्छा, अभी भी स्केची होगा यार, ये चल क्या रहा है? ठीक है, तो मैथ्स चल रही है बेसिक, ऐसे ही लग रहा है। Yes, बताओ sir. कि ये क्या? ठीक है, समझ आ रहा है, पर चल क्या रहा है? ये ऐसे ही हो रहा होगा ना सबको फील? तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन मैं 2 लेक्चर के बाद वापस से समझाऊंगा, जब मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझाऊंगा। देखो बेटा, इस चैप्टर के अंदर क्या है ना, इक्विवेलेंट वेट को समझने के लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझना पड़ता है। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जब तक समझ नहीं आता जब तक इक्विवेलेंट वेट पढ़ने नहीं पड़ा। समझ आ रही है बात की नहीं? ठीक है, तो छोटा Yes, सा sir. तुम्हारे को छोटा सा पार्ट में इक्विवेलेंट वेट का समझा दूंगा, बहुत छोटा सा, बहुत मतलब 5-10% समझा के मैं इतना काम कर दूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में बस इतना बैठ जाए, ई क्या है। ई हो जाएगा तो मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर जाऊंगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से तुम्हारे को ये पूरा समझ आएगा। फिर मैं तुम्हारे को इसी क्वेश्चन को तुम 3 तरीके से सॉल्व कर पाओगे, एक भी नई तरीके से, 3 तरीके से इसको तुम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर अभी के लिए ये तुम देख लो। समझ आई बात? Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक का? कोई इशू किसी को No, sir. Yes, नहीं है? sir. चलो, अब इजी सा एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन H2S। बताओ, जल्दी से बताओ, इक्विवेलेंट वेट सल्फर का क्या होगा अगर मैं H2S की बात करूं तो? सर 18। 16. चलो, So 16. 16. Sir, 16 होगा। 16. देखें 16 सर देखते हैं, चलो 16. सर देखते हैं। 16 तो H2S है हमारे पास। अब मेरे पास इसका ये है, तो इसमें कितना हो गया? 2, है ना? या मैं डायरेक्ट, अब थोड़ा सा समझदार हो चुके हैं तो मैं W1 बाई E1 बराबर W2 बाई E2 लिखूंगा, क्योंकि आगे हमारे को यही फॉर्मूला यूज करना है। आगे हमारे को यही फॉर्मूला यूज करना है। 2 लेक्चर के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला दिखेगा। वो तो सिर्फ मैंने बेसिक सा यूनिटरी मेथड सिखा दिया है, आगे सिर्फ यही फॉर्मूले से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो वेट कितना है हाइड्रोजन का? बोलो जल्दी से, बोलो। 1 2. 2. 2 सर 2 है 2, ना? sir. 2. अपॉन इक्विवेलेंट वेट 1. 1 1. 1 इक्वल्स वेट कितना? 32 32. 2 इक्विवेलेंट वेट ई, तो 16. इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? 32 बाय 2, दैट इज कमिंग आउट टू बी 16. सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है ना? हम यहाँ तक की कहानी सीख चुके हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और कराता हूँ और फिर मैं वैलेंसी फैक्टर के अंदर एंटर कर जाता हूँ हमारा। ठीक है, अब वो छोटा सा क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर in SO
is 16, then calculate the equivalent weight of sulfur. ऐसे आप एक सेकंड रुकना बेटा. Equivalent weight of sulfur NSO3. जल्दी से बताओ क्या होगा. क्या होगा जल्दी से बताओ भाई. 16.3 16 by 3 by 3. 16 by 3 तो इससे कुछ 16 लेना है. देना नहीं था. No sir. ये क्यों लिखा फिर No मैंने. sir. सोच नहीं था. पक्की बात है. yes sir हाँ बिल्कुल सही सोचा है. तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट वेट असल में वैलेंसी पर डिपेंड करता है. अब हो सकता है यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कुछ और हो, यहाँ पर कुछ वैलेंसी फैक्टर कुछ और हो. तो ऊपर की डेटा कुछ भी दे रखा हो, हमारे को उससे लेना देना बोलो नहीं है नहीं. नहीं है. हमारे को उससे लेना देना नहीं है. हमारे को नहीं इसको है. टारगेट करना है. हाँ तो इसको टारगेट करना है और आगे चलना है. तो ये हो गया SO3. SO3 का हो जाएगा मेरे पास W1/E1 बराबर W2/E2 करूंगा और हमारी कहानी समझा दूंगा. तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 32/E1 इक्वल्स 48/8. तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मेरे पास 16/3. समझ आई बात की नहीं आई. Yes sir. बोलो. यस सर. चलिए तो अब ये छोटा सा मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझा दिया ताकि मेरे को आगे दिक्कत ना आए. ठीक है. ये पूरा कॉन्सेप्ट अपने को 4 दिन के बाद समझ आ जाएगा. ठीक है ना. और मैं तुम्हारे लिए टेस्ट में इस कॉन्सेप्ट को डालूंगा अभी नहीं. ठीक है. क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपना इस वीक के एंड में जाके पूरा खत्म होएगा. पूरी नॉलेज इस कॉन्सेप्ट की इस वीक के एंड तक हमारे को मिलेगी. तो मैं वहीं पर ही उसके बाद अगले टेस्ट के अंदर ये डालूंगा. अभी तक जो तुम्हारा टेस्ट में आएगा वो स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट से कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे और सिंपल क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. ओके सर. करें. यस सर. चलो चलो ठीक है बेटा. अब आते हैं हम आगे. अब लगा दो हेडिंग वैलेंसी फैक्टर. अब वैलेंसी फैक्टर की बेटा बात करें तो हम वैलेंसी फैक्टर किस किस केस में निकालेंगे. हम वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे होंगे एसिड्स के केस में, बेसिस के केस में, आयंस के केस में और सॉल्ट्स के केस में. ठीक है. तो वील बी कैलकुलेटिंग वैलेंसी फैक्टर इन द केस ऑफ एसिड्स, the case of bases, the case of ions and the case of salts. ठीक है. तो जल्दी से लिख देते हैं कि भाई एसिड का वैलेंसी फैक्टर कैसे देखना है वो लिख देता हूं. तो इनके डेफिनेशंस में जल्दी जल्दी से छोटी छोटी सी डेफिनेशन आगे लिखते जा रहा हूं. और मेरा टारगेट क्या है. अभी 6:58 हो गए. लगभग 7 बज चुकी है और आज हमारा कनेक्शन इश्यूज के चक्कर में हम ज्यादा पढ़ भी नहीं पाए. तो मैं चाहता हूं कि एसिड का वैलेंसी फैक्टर तो आज ही मैं पूरा कंप्लीट करा दूं आपको. जल्दी से डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर. मेरे साथ साथ बेटा डेफिनेशन भी आप लिखते रहना. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ displaceable or displaced H plus. It is defined as the number of displaceable and or displaced H plus. अभी क्या कहानी है मेरी थोड़ी देर में समझ आ जाएगी. बेस के लिए क्या हो जाएगा. It is defined as the number of displaceable or displaced OH minus. ये बेस की कहानी हो गई. ठीक है. आयंस के लिए क्या हो जाएगा. It is the charge of the ion. It is the charge of the ion. जो आयन पर चार्ज है वही हमारे पास आयंस का लिए होता है. ठीक है ना. और इसके लिए हो जाएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज. तो या तो मैं टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लूं या मैं टोटल नेगेटिव चार्ज ले लूं. मैं उससे समझा सकता हूं. ठीक है. लिख लिया सबने यहां तक. Yes बोलो. sir. Yes sir. चलो. yes यस ठीक है. सर. बहुत बढ़िया. अब जल्दी से बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई एसिड्स की क्या कहानी है. एसिड्स के लिए बेटा मैंने क्या बताया. इट इज अ नंबर ऑफ H प्लस डिस्प्लेस्ड. या तो जितने H प्लस डिस्प्लेस हो सकते हैं या जितने H प्लस डिस्प्लेस हो चुके हैं वो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड रहता है. जल्दी से मेरे को बताओ बेटा. अगर मैं बात करूं है ना. यहाँ पर मैं लिख देता हूं एसिड्स. ठीक है ना. यहाँ पर मैं लिख देता हूं उसका वैलेंसी फैक्टर. यहाँ पर मैं लिख देता हूं उसका वैलेंसी फैक्टर.
और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्विवेलेंट वेट, है ना। अब तुमको समझ आने लग जाएगा मैं जब कनेक्ट करने लगूंगा, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर हम देखते हैं। पहला है हमारे पास बेटा HCl। जल्दी से बताओ मेरे को ये कितने H+ दे सकता है, बोलो जल्दी से। 1 सर 1 तो ये अगर एक, One. हाँ एक ही दे सकता है H+ है ही बेचारे के पास, एक तो इतनी तो संपत्ति नहीं है उसके पास। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका, जितना भी इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ठीक है, वैसे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 36.5 आता है, पर मैं अभी के लिए m लिख रहा हूं, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसको मैं 1 से डिवाइड मार दूंगा तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। समझ आई बात की नहीं आई? यस सर। यस सर वेट का फॉर्मूला बताया था ना, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, यस सर यस ना, सर यही फॉर्मूला यहाँ पर मैं यस यूज सर करने वाला हूँ। चलो जल्दी से यहाँ पर बताओ बेटा, H2SO4 सुना है इस एसिड के बारे में, इसका क्या नाम होता है, जल्दी से बताओ पहले तो नाम सल्फ्यूरिक इसका क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इसका होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है इसका, बोलो जल्दी से। 2 दे सकता है 2, तो ये 2 H+ दे सकता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। इक्विवेलेंट वेट बताओ जल्दी से, बोलो बोलो बोलो। m/2 क्या हो जाएगा, m/2। वैसे इसका होता है 98, तो 98/2 हो गया 49। समझ आई बात की नहीं आई? यस सर। अगला है, अगला है H2SO3। सुना है इस एसिड के बारे में या नहीं? यस सर यस सर। क्या नाम है इसका, जल्दी बताओ, नाम बताओ। 2 अरे नाम बताओ पहले, 2 तो ठीक है। हाइड्रोजन इसको बोलते हैं पेट्रोक्साइड। सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते सल्फ्यूरस हैं? एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस ऊपर वाले को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नीचे वाले को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। अच्छा, ये नाम भी कैसे आते हैं ये भी सिखाऊंगा बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए ये सल्फ्यूरस एसिड है। कितना H+ दे सकता है, जल्दी बोलो। 2 2 H+ दे सकता है। इक्विवेलेंट वेट बोलो, m/2 m/2। अगला तुम्हारे को बचपन से देखते आ रहे हो इस एसिड को, CH3COOH। सुना है कि नहीं? यस सर। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिटिक एसिड। एसिड। एसिड, बिल्कुल सही। कितने H+ दे सकता है ये? 3 4 4 4 गलत, ये एक ही दे सकता है, ये एक ही दे सकता है। अब ये नहीं बेटा, एक ही दे सकता है 4 तो ठीक है, अब ये एक ही दे सकता है। इसकी कहानी समझा देता हूं। अब होता क्या है बेटा, असल में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसिटिक एसिड का, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता ना इसका, इसलिए। हाँ कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, वैसे तो ये वीक एसिड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी तक मैंने जितने एसिड लिखे ना, इसमें से ये 2 ही होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। वो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखेंगे। ये 2 ही एसिड हैं जो पूरे टूट जाते हैं, बाकी ये पूरे नहीं टूटते। होता भी क्या है बेटा, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, एक टर्म होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सुना है या नहीं? यस सर। सुना है? यस सर, सुना तो है। किसने सुन रखा है, मेरे को बताओ क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सर जैसे सर किसी मतलब एटम का सर वो कुछ देने का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कितना वो दे सकता है। नहीं बेटा, असल में होता क्या है, Gain of electron. थोड़ा सा सर नेगेटिव कैरेक्टर। नेगेटिव कैरेक्टर पार्शियली सही है, पूरा बोलना सही नहीं है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी मैं थोड़ा सा तुम्हारे को केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ले चलता हूं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि यार तुम्हारे को ऐसा ना हो कि यार सर ने एसिटिक एसिड का 1 क्यों बताया, ये ऐसा लेके तुम्हारे को सोने नहीं दूंगा मैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में मैं घुस रहा हूँ, बाकी पूरी कहानी वहां पे समझोगे, ठीक है। अब देखो एसिटिक एसिड की बेटा अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये तुमने 10th में पढ़ रखा है वैसे, ठीक है। ये होता है ऐसा स्ट्रक्चर ही पढ़ रखा है या नहीं? यस सर। यस सर। और ये कौन से बॉन्ड हैं ये बता दो। सिंगल और डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड, सिंगल और डबल आयोनिक डबल बॉन्ड। आयनिक कोवेलेंट है या सर आयोनिक बॉन्ड। सर आयोनिक बॉन्ड सर। अरे कोवेलेंट बॉन्ड है नहीं, भाई, कोवेलेंट बॉन्ड है सर। कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट है बॉन्ड सर। है। कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ कोवेलेंट बॉन्ड है ना यार, ऐसा मत करो, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है ये बताओ। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक तो बॉन्ड तो बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे NaCl, NaCl तो Na ने पूरा यार इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये बन गया आयनिक बॉन्ड। ऐसे ही होता है। यस Yes, सर। ये है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये अगर बेटा हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, जैसे तुमने अभी मेरे को बोला। अब शेयरिंग कैसे होगी, हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा और ऑक्सीजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ठीक है। अब दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए
और खुशी खुशी की भैया हम शेयरिंग करेंगे, ऐसा सीखा था। हाँ, यस सर। यस सर। यस सर। होता क्या है, ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा दादा टाइप का कैरेक्टर शो करता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि साला एक बार बॉन्ड बन गया उसके बाद बॉन्ड को खींच के ले जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाता है, वही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो। टेंडेंसी टू Yes, अट्रैक्ट sir. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि ये बॉन्ड बना तो हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने भी, तो असल में इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए था बीच में। हाँ यार, अब ये Yes, sir. बीच में ना रह के ये क्या होता है, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन बोलता है यार मेरे को तो घर जाना है, मेरे को घर जाने दो। ऑक्सीजन बोलता है जाना, तेरे को कौन रोकता है, पर तेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेगा। अब ये हाइड्रोजन जब भी घर जाएगा किस रूप में जाएगा, H+ की रूप में जाएगा। किस रूप में जाएगा, H+। तो ये कितने H+ दे पाया, एक। एक। अब बच्चे बोलेंगे सर ये आप इसकी तो कहानी नहीं समझा रहे, इसको ही पूरा समझा दिया। अब बेटा असल में होता है कार्बन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। जब कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन खींचने देगा क्या, नो नो सर। सर। नो सर। अब वो घर जाना चाहेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, यस सर। लेके Yes, लेके जाएगा। हाँ, तो यही एक है जो H+ के रूप में जा पाया, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, बोलो, 1। 1 1 हो गया। तो इसका वैलेंसी फैक्टर स्पेशल केस पिंक कलर के पेन से लिख रहा हूं 1 हो जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/1। क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, m/1 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सर अगला ऐसे है, और एग्जांपल देना, ऐसे और एग्जांपल बताना। बेटा बिल्कुल ऐसे ही और एग्जांपल तेरे, बिल्कुल भगवान आज तेरी ही बात सुनेंगे सर। क्या था अपने पास, कौन सा नंबर चल रहा था, चौथा। अब एक भाई ने बोला है अपने को कि ऐसे और एग्जांपल दो, तो भाई को ऐसे और 3 एग्जांपल मिलेंगे। एक है H3PO4, एक है H3PO3, एक है H3PO2। ये ले भाई, अब बता वैलेंसी फैक्टर क्या क्या होंगे, बोलो। 3। H3PO4 में इसको बोलते हैं बेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरिक। हाँ, और कितने कितने H+ दे सकता है ये बोलो जल्दी से, 3। 3 H+ दे सकता है। इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3 और इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/3। क्या हो जाएगा, m/3 हो जाएगा। H3PO3 बोलो कितने H+ दे सकता है, 3। ये दे सकता है 2। H3PO2 बोलो कितने H+ दे सकता है, 1 सर ये 2 कैसे One. हुआ? 1। अभी बता रहा हूं बेटा 2 कैसे हुआ। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/2, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/1। अब कहानी समझो कि ये कहां से ये पंगा कर दिया इसने। अब देखो बेटा इसको, हाँ बोलो। सर बॉन्डिंग की वजह से तो नहीं हो रहा सर? हाँ, वो इसी की वजह से ही होएगा। अब बेटा ये सारी कहानी इसके स्ट्रक्चर में होती है। इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस, है ना। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड O। हाइपो क्यों बोलते हैं बेटा अभी ये चीज जब केमिकल बॉन्डिंग चालू होगी ना वहां पर समझोगे, एक बार वैलेंसी फैक्टर आपको समझ आ जाए क्या होता है। इसमें वैलेंसी फॉस्फोरस की सबसे ज्यादा होती है 5। तो जब वैलेंसी सबसे ज्यादा होती है हम उसको इक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इक। थोड़ा सा समझा रहा हूं, बाकी तुम्हारे को वहां पर समझ आ जाएगा। तो इसमें फॉस्फोरस पे वैलेंसी होती है 5, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, ये चार्ज इसका 5 होता है। इस पे फॉस्फोरस पे चार्ज होता है 3 का, इस पे फॉस्फोरस पे चार्ज होता है 1 का। तो ये सबसे ज्यादा चार्ज वाला है, और जितना सब ज्यादा चार्ज होएगा हम उस वाले को नाम बुलाते हैं उसका इक, बड़े वाले को एक, छोटे वाले को अस। तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरिक। क्या हो गया, फॉस्फोरिक। अब ये हमारे पास 2 हो गए, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। अब दोनों का नाम अस है, तो सोचो यहाँ पर एक बंदे के 3 बच्चे हैं, एक बंदे को क्या है 3 बच्चे, तो वो क्या बोलेगा, ये मेरा सबसे बड़ा बेटा, तो हो गया फॉस्फोरिक। अब 2 छोटे हैं उससे, तो एक का नाम रख दिया फॉस्फोरस, और आखिरी वाले को कैसे समझाएगा, ये सबसे छोटा, तो उसको बोलेगा हाइपोफॉस्फोरस। समझ आई बात की नहीं आई?
यस सर। सर उड़ तो नहीं गई। वैसे पूरी कहानी अच्छा। समझोगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है ना। अभी तुम चाह रहे हो सब कुछ समझ लो तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो अभी नाम में मत जाओ कि इसका नाम सर ये कैसे आया, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस का भी ऐसे ही आया था, पर अभी नाम में मत जाओ, क्योंकि जब तक अपने को चार्ज निकालना नहीं आता नाम में जाना फंसने वाली बात होगी। आई बात समझ? यस सर। ठीक है। चलो इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, ये मैं H3PO4 का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। H3PO4 का ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, देखो एक डबल बॉन्ड तो आ गया, कितने ऑक्सीजन बचे बोलो जल्दी से, बोलो बोलो बोलो। सर दो 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 ऑक्सीजन बचे, अच्छा ये यहाँ पर भी लगा दिया मैंने, ठीक है। दो ऑक्सीजन बचे, एक ये रहा एक ये रहा। हाइड्रोजन कितने बचे बोलो जल्दी से, दो सर दो दो बचे। तो ये एक लगा दिया, एक ये यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। H3PO3 की बात करें तो H3PO3 के अंदर P डबल बॉन्ड O, ऐसा तो होता ही होता है। अब मेरे को बताओ कितने ऑक्सीजन बचे, बोलो। दो दो बचे, तो एक O लग गया, एक O लग गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने बचे, तीन हाइड्रोजन तीन बचे, ठीक है। जल्दी से बेटा इसको कंप्लीट करते हैं, और ये एक H हो गया, ठीक है। आखिरी आ रहा है हमारे पास H3PO2, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, P डबल बॉन्ड O। जल्दी से बताओ कितने ऑक्सीजन बचे, दो एक एक सर एक बचा ना, OH। हाइड्रोजन हमारे पास तीन रहे, ये हो गई कहानी, हाँ या ना, यस सर समझ आई बात। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कितने H+ जा सकते हैं, घर जाना हो, सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये किसमें, ये और ये तीनों H+ के रूप में जाएंगे, तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर बोलो जल्दी से, 3 हो जाएगा। एक ही बंदा बोल रहा है ऐसा क्यों, अरे सब बोलो, क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, है ना। अब इधर आओ, इसमें कितने जा सकते हैं जल्दी से बोलो, सर टू टू। इसमें दो जा सकते हैं तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। इसमें कितने जा सकते हैं जल्दी से बोलो, वन 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा मेरे पास 1 हो गया। आई बात समझ की नहीं आई, यस बोलो। यस अच्छा अब समझ आ गई, तो इसको ट्रिक भी बताता हूं याद करने की। ट्रिक क्या होती है याद करने की, ये सिर्फ और सिर्फ इन 3 पर ही ट्रिक लागू है और किसी पे लागू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन 3 पर ही लागू है, ये याद रखना। 3 पर ट्रिक लागू कैसे है उसको मैं पिंक कलर के पेन से लिख रहा हूं, और वो क्या होता है देखो, यहां पे लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, यहां पे लिख दिया मैंने नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। जल्दी से बताओ ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 4 -1 कितना आया, क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन कितने हैं, -1, क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, -1, क्या मैच करा या नहीं करा, तो ये ट्रिक हो गई। अच्छा ये ट्रिक किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ और सिर्फ इन Yes, 3 sir. के लिए ही वैलिड है, सबके लिए मत लगा देना, फंस जाओगे। बोलो समझ आई बात की नहीं आई, यस सर। अब आगे देखो, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाने वाला हूं, है ना। अभी मैंने जो बोला ना नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल या डिस्प्लेस्ड H+, तो ये सारे के सारे तो डिस्प्लेसेबल वाले केस थे, ये जो मैंने करवाए ना ये कैसे केस थे हमारे पास, डिस्प्लेसेबल वाले केस थे। अब डिस्प्लेस्ड वाला समझाता हूं, देखो कैसे होगा। अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है बेटा H3PO4, अच्छा ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था और अधिकतर बच्चे वही आंसर देंगे जो तुम आंसर दोगे। H3PO4 जब NaOH के साथ रिएक्शन दिखाई तो ये NaOH के साथ रिएक्शन दिखा के बनी Na2HPO4 प्लस H2O, ये हमारे पास रिएक्शन बन गई। आई बात समझ। अब मेरे को यहां पर क्वेश्चन पूछा था, इन द गिवन रिएक्शन, इन दिस गिवन रिएक्शन व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ये पूछा गया था। जल्दी से बताओ क्या आंसर दोगे, बताओ। 3 सर, 3 किसका 3 आ रहा है, जल्दी से हैंड रेस करो, किसका 3 आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो शाबाश शाबाश। संचल का भी 3 आ गया, वंश का, दीपक का, सी के बहुत सारे बच्चों का 3 आ रहा है। जिनका 3 नहीं आ रहा मतलब वो समझे नहीं क्या, चलो बेटा इसका असल में वैलेंसी वेक्टर 3 है ही नहीं, यहां पर आता है केस डिस्प्लेसेबल की जगह डिस्प्ले। अच्छा अच्छा धीरे धीरे सारे हटा लो अपने हाथ,
चलो ठीक है ना। अब डेफिनेशन देखो बेटा, डेफिनेशन क्या लिखवाई थी यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल या डिस्प्लेस्ड H प्लस। तो डिस्प्लेस्ड H प्लस की कहानी हम यहां पर सीखते हैं बेटा, यहां पर सीखेंगे। देखो यहां पर ये दे कितना सकता था, 3, मैंने तुम्हारी बात बिल्कुल मान ली, पर जब इसने ये बनाया तो कितने H प्लस दिए इसने, एक बोलो। एक अरे एक सर 2 ऊपर छींटे मारो, ठंडे पानी के, जिसने एक बोला है। कितने H प्लस दिए सोचो। सर 2 2 दे दिए ना भाई, तो उन 2 H प्लस के जाने के बाद 2 Na आ गए, आया ना। अरे भाई ये 3 H प्लस दे सकता था, 2 H प्लस दे दिए, HPO4 -2 हो गया, ये बन जाएगा। अब इसकी जगह 2 Na प्लस ने ले ली, तो Na2 और ये माइनस हट गया। समझ आई बात की नहीं आई, रिएक्शन कैसे हुई। यस सर कितने H प्लस दिए इसने, 2 2 H प्लस दिए। तो इस केस में इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, तो क्या होगा, m/2 होगा। क्या होगा, m/2 होगा। आई बात समझ की नहीं आई। यस सर हाँ इसीलिए मैंने डेफिनेशन में पहले ही लिखा दिया था, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल। अगर डिस्प्लेसेबल तो जब है जब रिएक्शन नहीं दे रखी, या डिस्प्लेस्ड H प्लस, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल या डिस्प्लेस्ड H प्लस। जल्दी से देखते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल या डिस्प्लेस्ड H प्लस की बात चलती है। जल्दी से मेरे को एक फाइनल आंसर आप दोगे। H2SO4 ने KOH के साथ रिएक्शन दिखाया और इसने बनाया KHSO4 प्लस H2O। जल्दी से मेरे को बताओ, अभी मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं करा है, बस मैं तुम्हारे से जानना चाहता हूं इक्विवेलेंट वेट क्या होगा H2SO4 का। जल्दी से बोलो। m/1 m/1 सबका आ रहा है, m/1। यस सर तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका m/1। इस पर हेडिंग डालना इफ। सर हाँ जी बोलो सर फर्स्ट वाली इक्वेशन दोबारा समझा दो सर। बेटा। फर्स्ट वाली इक्वेशन ऐसी है, H3PO4 कितने H प्लस दे सकता है, मेरे को ये समझा दे एक बार। सर वही दोबारा समझा दो सर। H3PO4 तो 3 दे सकता है, ये तो मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी यहाँ पर, हाँ सर वो तो 3 तो दे सकता है। ठीक है ना। तो ये 3 दे सकता है। जब इसने NaOH के साथ रिएक्शन दिखाया तो यहाँ पर Na कितने आए, सर 2 2 Na आए। अब 2 Na आए मतलब वो किसकी जगह ली होगी, उन्होंने हाइड्रोजन की जगह ली है ना, बाकी सारा का सारा तो ये ऐसे कैसे ही है। यस सर अब कितने हाइड्रोजन की जगह ली उसने, एक बोल हाइड्रोजन की ले ली। बेटा। देख वापस 2 Na आए तो एक हाइड्रोजन की जगह कैसे ले ली उसने। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, सर 3 बोल। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 3 थे। यहाँ पर बचे कितने, 1 एक बचा। तो कितने गए चक्कर काटने, सर 2 तो क्या होगा। ओके सर। समझ आई बात। इसके अंदर बताओ, यहाँ पर देख H2SO4 2 H प्लस थे, एक गया चक्कर काटने, बचा कितना, एक। तो यहाँ पर m/1 हो गया। समझ आई बात की नहीं आई। यस सर यहाँ पर ऐसा करो, सबको क्लियर है बात की नहीं है, या ऑल क्लियर या क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। सो इफ द रिएक्शन इज गिवन, इफ द रिएक्शन इज गिवन, then calculate the equivalent weight by the number of displaced H plus। समझ आई बात की नहीं आई। यस सर आ गई। आ गई। चलो बेटा टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है।